Hello everyone, I welcome you all at the Savil classes, and today I'm going to discuss with all of you a previous year question paper of Master Cadre Punjab English Exam 2017 का हम डिस्कस कर चुके हैं और 2015 का मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। एंड ये इस पर्सपेक्टिव से आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया that what kind of questions will be there in your exam, right? तो बहुत ये चीज़ हेल्प करेगी। हफ्ता हमारे एग्जाम में रह गया है और इससे हमें ये भी आइडिया हो जाएगा काफ़ी हद तक कि कहाँ अगर हम थोड़ा बहुत लैग कर रहे हैं तो उन चीज़ों को हम कवर अप भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको जो भी हमारे पेज पे जो भी हमारे चैनल पे वीडियोस अपलोड करी जाती हैं और आपके बेनिफिट के लिए करी जाती हैं वो आप मिस ना करें। ठीक है जी। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन, हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो चलता रहता है। ठीक है, आपको अपना नाम और मास्टर केडर का सब्जेक्ट जो है वो टाइप करके भेजना है इस नंबर पे दीपक सर को, क्योंकि इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको टाइम टू टाइम आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल, ऐसे लेक्चर्स की पीडीएफ्स और जो है ऐसे लेक्चर्स के वीडियो लिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू send the message so that you will be part of the free WhatsApp group, right? So let us start with the discussion of the previous year question paper. And the first question is, who suggested the title of Wordsworth's long poem The Prelude? प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल कलेक्शन भी कह दी जाती है, बिल्डम्स रोमन जो कह दी जाती है। ठीक है, तो आपसे सवाल किया गया है कि ये टाइटल किसने सजेस्ट करा था। पहले वर्ड्सवर्थ ने इसका टाइटल पोयम टू कॉलरिज भी सोचा था। ठीक है, फिर उन्होंने फाइनली इसको टाइटल कर दिया प्रिल्यूड, जिसका सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। इसीलिए वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए सवाल है कि इसका टाइटल किसने सजेस्ट करा था वर्ड्सवर्थ को। डोरोथी वर्ड्सवर्थ, मैरी वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ या कोलरिज। देखिए, ज्यादातर डोरोथी का नाम आता है वर्ड्सवर्थ के साथ जो रहती थी, उनकी बहन थी। ठीक है, और बहुत सारे वर्क्स में वर्ड्सवर्थ खुद उनको रेफर भी करते हैं, उनको उनका नाम भी लेते हैं, उनको डेडिकेट भी करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस वर्क की बात करी जाए तो इस वर्क का नाम उनकी वाइफ मैरी वर्ड्सवर्थ ने जो है उनको सजेस्ट करा था। वर्ड्सवर्थ हालांकि डोरोथी को अपने इस प्रिल्यूड के बारे में लेटर्स के थ्रू लिख के थोड़ा बहुत कुछ बताते रहते थे कि वो ऐसा एक वर्क प्लान कर रहे हैं, लेकिन और वो जब भी डोरोथी को लेटर लिखते तो उसमें यही नाम यूज करते थे, पोएम टू कॉलरिज। ठीक है, लेकिन जब फाइनल उन्होंने उसका टाइटल फाइनलाइज करना था तो हिज वाइफ मैरी वर्ड्सवर्थ सजेस्टेड हिम द टाइटल द प्रिल्यूड, राइट। चलिए, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। Who coined the term emotions recollected in tranquility? कीट्स, वर्ड्सवर्थ, बायरन और वॉल्टर स्कॉट। किसने ये टर्म कॉइन करी थी? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में ये एक जो है फॉलो अप था इस स्टेटमेंट का, दैट पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ठीक है, ये उसका फॉलो अप था। पहले सिर्फ ये फ्रेज दिया गया था दैट पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, पहले इतना का फ्रेज दिया गया था। लेकिन जब बहुत क्रिटिसिज्म हुई कि ऐसा नहीं हो सकता कि स्पॉन्टेनियसली एकदम से हमारे माइंड में फीलिंग्स आए और हम पोइट्री लिखने बैठ जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा अगर होगा तो पोइट्री अच्छी जो है वो क्रिएट नहीं होगी, कंपोज नहीं होगी। तो उसमें ये फ्रेज ऐड कर दिया गया कि ठीक है, हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, हमारे अंदर पावरफुल फीलिंग्स पैदा होती हैं और फिर उन्हीं इमोशंस को हम रिकलेक्ट करते हैं, रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं ट्रैंक्विलिटी में, पीस में, कामनेस में, शांति में। ठीक है, और फिर फाइनल जो है कॉम्पोजिशन होती है। तो ये जो है किसने कॉइन करा था इस टर्म को? ये पूरे की पूरी स्टेटमेंट को वर्ड्सवर्थ ने जो है कॉइन करा था अपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में, जिसमें उन्होंने
सब बहुत सारी चीजों को पोइट्री से रिलेटेड, कि पोइट्री का सब्जेक्ट मैटर सिंपल होना चाहिए, थीम्स सिंपल होनी चाहिए, लैंग्वेज है ना, डिक्शन सिंपल होना चाहिए, तो उसी में उन्होंने ये पोइट्री की डेफिनेशन दी थी। ओके, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. The poison tree in Blake's poem of the same title stand for. The poison tree Blake की poem है, आप सभी जानते हैं. So ये किस चीज के लिए stand करता है? The forbidden tree of knowledge, the liberating power of Christian forgiveness, both A and B, and ordinary tree having poisoned bark. ठीक है, तो देखिए ये तो आप सीधा ही जो लास्ट वाला ऑप्शन है, आपको एक तरीका ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जहां पे आप थोड़े से डाउटफुल हो रहे हैं, वहां पे आप सारे ऑप्शंस को जो है ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो उनमें से जो आपको पहले तो बिल्कुल ही सूटेबल नहीं लगते, उनको काटते जाइए, तो कहीं ना कहीं आप ऑटोमेटिकली जो है राइट ऑप्शन पे जो है पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखो अब ये तो है नहीं, ऑर्डिनरी ट्री हैविंग पॉइजन्ड बार्क, इस चीज के बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल ही कैंसिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज। ऑब्वियसली एडम एंड ईव पैराडाइज लॉस्ट में जो है फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज की जो बात करी गई थी, उस ट्री को ही पॉइजन ट्री कहा है। और इसमें क्रिश्चियन फॉरगिवनेस, क्रिश्चियन फॉरबियरेंस की भी बात है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब हम ध्यान से इन दोनों ऑप्शंस को पोएम के साथ रिलेट करेंगे तो हमारा सही आंसर आएगा दैट बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि पॉइजन ट्री, फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज को पॉइजन ट्री इसीलिए बोला गया था क्योंकि देखो एडम एंड ईव से उसी ट्री की वजह से उनको फॉरबिड करा था गॉड ने, गलती करी उन्होंने, एंड देन दे वर थ्रोन आउट ऑफ द हेवन, सो दैट वाज बेसिकली फॉर देम प्रूव्ड टू बी अ पॉइजन ट्री, है ना। और दूसरा लिबरेटिंग पावर ऑफ क्रिश्चियन फॉरगिवनेस, क्रिश्चियन फॉरबियरेंस की भी बात जो है, ठीक है, उसकी भी बात कि आप रिलीजन को अच्छे से फेथफुली फॉलो करते हो तो वो आपको लिबरेट करता है, वो आपको स्पिरिचुअली अवेकन करता है, आपको फ्री करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। Who wrote songs of experience? And I think that is a very easy question. जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि वर्क्स पे ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि दोनों जो ये क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे बकायदा यही एक हमें जो है हिंट मिलता है कि जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो इसी तरह के आए हुए हैं कि ये वर्क किस राइटर का है, इनमें से कौन सा वर्क इस राइटर का नहीं है, ऑड वन आउट है, तो बेसिकली वर्क्स पे कॉन्सेंट्रेट जरूर करिए। ठीक है, सो हु रोट द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस? विलियम कूपर, रॉबर्ट बर्न्स, फेनी बर्ने और विलियम ब्लेक। एंड द इजीएस्ट आंसर, एंड वी नो दैट इट इज विलियम ब्लेक, जिन्होंने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस अलग अलग भी लिखे और उनको जो है इकट्ठा सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनोसेंस करके भी अलग एक कलेक्शन का टाइटल उन्होंने बनाया। राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. France an ode is attributed to Wordsworth, Coleridge, Mary Shelley और Mary Wordsworth. So obviously the right answer is Coleridge, जो कि एक पोयम उनकी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही इंस्पायर्ड। ठीक है, फ्रांस एंड ओड। देन वी कम टू वेवरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेवरली वाज रिटन बाय। तो ऑब्वियसली अगेन हम ऑप्शंस ना भी देखें तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है ना, ऑप्शंस ना भी देखें तो हम उनका जवाब हमें फटाफट दिमाग में आ जाता है। सो वेवरली नॉवेल्स कौन लिखते थे? वॉल्टर स्कॉट, है ना। वॉल्टर स्कॉट जो है वो वेवरली के लिए जाने जाते थे। हमें बाकी के ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट के तौर पे जो जाने जाते थे, है ना, और वेवरली उनका जो है सेटिंग उनके नॉवेल्स की जो उन्होंने यूज करी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7. In novels like Mansfield Park and Persuasion, Jane Austen introduced characters who were. जेन ऑस्टन के वैसे भी अगर नॉवेल्स के बारे में बात करें तो उनके नॉवेल्स में कोई सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स, ऐसे कुछ पोजीशंस वाले लोग जो हैं उनके कैरेक्टर्स जरूर होते ही होते हैं। जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस में उन्होंने बेसिकली जो है आर्मी ऑफिसर्स की बात करी है ना। तो ये दो नॉवेल्स हैं, इनमें आपको बताना है कि इनमें किस तरह के कैरेक्टर्स हैं। आर्मी ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स
नेवल ऑफिसर और एक्लेजियास्टिकल पोजीशन होल्डर। एक्लेजियास्टिकल जो रिलीजियस लोग होते हैं, तो बेसिकली मैंसफील्ड पार्क और परसुएशन में नेवल ऑफिसर्स आ जाते हैं जो नेवी में काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन इवानहो, द टेलिस्मैन एंड द बिट्रोथ, वॉल्टर स्कॉट के प्ले नॉवेल्स हैं ये। अपहोल्ड्स द मिडीवल कोड ऑफ शिवेलरी, questions the usefulness of the medieval code of chivalry, portrays his own world, none of the above। अब देखो, none of the above तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। इन दोनों में बाकी ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ हो सकता है। पोर्ट्रेज हिज ओन वर्ल्ड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने पहले ही एक बात करी कि वॉल्टर स्कॉट हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखते थे, तो वो तो थोड़े बहुत फैक्ट पे बेस्ड है ना, उनका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत फैक्ट पे बेस्ड नॉवेल्स हैं, तो उनमें फिक्शन तो है ही है, वर्ड उनके साथ नॉवेल जब कनेक्ट हो गया तो फिक्शन है ही है। लेकिन हिस्ट्री है तो इट मींस थोड़े बहुत फैक्ट्स हैं, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। अब हमें इन दोनों के बारे में सोचना है। अपहोल्ड्स द मिडीवल कोड ऑफ शिवलरी, कि क्या इन नॉवेल्स में जो वॉल्टर स्कॉट हैं वो मिडीवल कोड ऑफ शिवलरी को जो है बरकरार रखते हैं, या क्वेश्चंस द यूजफुलनेस ऑफ द मिडीवल कोड ऑफ शिवलरी, कि या वो उस मिडीवल कोड ऑफ शिवलरी, ब्रेवरी, जो नाइटहुड पे वो सवाल उठाते हैं। तो अगर आपने इनमें से एक भी नॉवल अच्छे से स्टडी करा है तो आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। जैसे इवान हो में, ठीक है, इवान हो का जो कैरेक्टर है, देखो है ना, उसको उसके फादर ने एक तरह से बेदखल किया हुआ है क्योंकि वो ऑपोजिट जो एक ट्राइब है ना, नॉर्मन्स और सेक्सन्स की इसमें लड़ाई दिखाई हुई है ना, और वो ऑपोजिट ट्राइब को फेवर करने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो है सवाल उठाए हुए हैं और फिर उसके डुअल्स जो होते हैं, राइट, डिस्गाइज करके वो रहता है कितना टाइम। तो बेसिकली जो है ये नॉवेल्स जो हैं, द क्वेश्चंस द यूजफुलनेस ऑफ द मिडीवल कोड ऑफ शिवलरी, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, बायरन, ये इन्होंने बाइसन लिखा हुआ है, बायरन आएगा बेसिकली। बायरन्स पोइट्री इज इन्फॉर्म्ड बाय द कंटेम्पलेशन ऑफ नेचर, पहला हमारा इनकरेक्ट हो गया। बायरन डजंट टॉक अबाउट नेचर। इन्फॉर्म्ड बाय द फीवरिश नेशनलिज्म स्टर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिल्कुल बायरन की पोइट्री पे फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर था, ये हम पढ़ चुके हैं। इन्फॉर्म्ड बाय ट्रैंक्विल इमोशंस, अगेन ट्रैंक्विल इमोशंस की बात करें तो वो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में आ जाता है। इन्फॉर्म्ड बाय चाइल्डहुड मेमोरीज, तो चाइल्डहुड मेमोरीज भी जो है वो वर्ड्सवर्थ में आ जाता है। ठीक है, तो अगेन द राइट आंसर विल बी द फीवरिश यूरोपियन नेशनलिज्म स्टर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए किस तरीके से हम क्वेश्चंस को, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें स्टेटमेंट्स हैं, सीधा का सीधा आंसर नहीं है, कोई कैरेक्टर का नाम नहीं है, कोई नॉवल प्ले का नाम नहीं है, कोई डेटा नहीं है, प्रॉपर एक आपको कोई चीज डिफाइन करनी है, तो उनमें आप इस तरीके से आंसर जो है इजीली करेक्ट आंसर मार्क कर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए। सो हाउ मेनी कैंटोज डिड बायरन ऐड टू हिज पोएम चाइल्ड हेरल्ड इन 1816 एंड 1818? 2, 4, 1 और 5। सो यस, द करेक्ट आंसर इज कि बायरन ने चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज में 1816 और 18 में कितने कैंटोज ऐड करे थे? ही एडेड 2 कैंटोज बेसिकली। ठीक है जी, 2 कैंटोज ऐड करे थे बायरन ने अपने इस जो नैरेटिव पोयम चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज, जिसमें चाइल्ड बेसिकली एक नाइट को कहा है और उसकी जो है अलग अलग जगहों पे उसकी जो है पिलग्रिमेज की और किस तरीके से उसकी ग्रोथ की बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 11, in which essay did Shelley proclaim the function of poetry as essentially social and the role of poet as prophetic? Spirit of Poetry, The Defense of Poetry और Elestar? अगेन यहाँ पे बड़ी आसानी से हम ऑप्शंस को देख के ही जवाब दे सकते हैं कि शेली ने फंक्शन ऑफ पोइट्री की बात जो है अपने किस वर्क में करी, किस ऐसे में करी, और डिफेंस ऑफ पोइट्री में। ठीक है जी, चलिए। इन एडोनिस शेली हैज पेड ट्रिब्यूट टू, एडोनिस में शेली ने, एडोनिस अपनी पोएम में शेली ने
किसको ट्रिब्यूट पे किया है, किसको डेडिकेट करी है ये, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, साउदी और कीट्स। तो एडोनिस शेली ने बोला है कीट्स को, ठीक है, जॉन कीट्स से वो काफी इंस्पायर्ड थे, उनको ये पोयम ट्रिब्यूट पे करते हुए, हालांकि दोनों नेचर पोइट्स थे लेकिन दोनों का जो नेचर को ट्रीट करने का तरीका वो बिल्कुल अलग अलग था, और शेली ने अपनी ये पोएम में जो है ट्रिब्यूट पे किया जॉन कीट्स को। क्वेश्चन नंबर, एलिजी भी कह दिया जाता है इसको, एलिजी भी कह दिया जाता है कि शेली ने जो एलिजी लिखी जॉन कीट्स के लिए, ठीक है जी। चलिए, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 13। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी कॉइन्ड बाय कीट्स मीन्स, नेगेटिव कैपेबिलिटी कीट्स ने जो टर्म कॉइन करी थी उससे आप क्या मतलब समझते हैं, जिसको उन्होंने पहली बार अप्लाई किया था शेक्सपियर पे, ठीक है, ये भी मैं आपको साथ में बता देती हूँ, शेक्सपियर पे पहली बार अप्लाई किया था, ठीक है जी। फीलिंग रिपल्शन एंड इरिटेशन ओवर फैक्ट्स, अ मैन केपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, incapable of being in uncertainties, miseries, doubts, etc. A man capable of being in uncertainties, miseries, doubts, etc. ठीक है, रिपल्शन वाली फीलिंग नहीं होती, इरिटेशन वाली कोई फीलिंग नहीं होती, तो ये हमारा ऑप्शन पहले ही हम इनकरेक्ट। अब कंफ्यूजन ये आती है कि दोनों इन स्टेटमेंट्स में बिल्कुल सिमिलैरिटी है, फर्क है सिर्फ इनकेपेबल और केपेबल का। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी में बेसिकली ये बात जो है ध्यान रखिए कि नेगेटिव कैपेबिलिटी हमें लगता है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी मींस इनकेपेबल, लेकिन ये याद रखेंगे आप, इनकेपेबल और अनसर्टेनिटीज जैसे हम मैथ्स में करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो गई। जब हमने अन वाला वर्ड ऑलरेडी यूज कर लिया तो हम उसके साथ इनकेपेबल, अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैं ये आपको एक तरीका बता रही हूं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप इस तरीके से उनका सोल्यूशन जो है अपना दिमाग लगा के ढूंढ सकते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे हिंट्स मैं आपको दे रही हूं। तो इनकेपेबल और अन, दे कैन नॉट कम टुगेदर, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होना चाहिए, अ मैन केपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिजरीज, डाउट्स एक्सेट्रा। तो मैं अब आपको बेसिकली इसका मतलब समझाती हूँ कि अगर आपका इस तरीके से माइंड वर्क ना करे या इस तरीके के ऑप्शंस ना हो, मान लो, है ना, जरूरी तो नहीं कि ऑप्शंस इसी तरीके से आएंगे। तो बेसिकली नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि जब एक पोएट जो है वो डाउटफुल होता है, दुखों में होता है, अनसर्टेनिटीज में होता है, लेकिन जो है वो अपने दुख कभी भी, अपनी मिजरीज, अपने डाउट्स जो है वो कभी भी अपने वर्क में, अपनी पोइट्री में वो शो नहीं होने दे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट, ये चीजें भी अगेन ध्यान से आप पढ़िएगा, कहीं पे आपको नॉट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम नॉट को मिस कर जाते हैं कई बार क्वेश्चन में पढ़ना, नर्वसनेस में, जल्दबाजी में, तो इस तरह के क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वर्क जो है वो कीट्स का नहीं है। लामिया, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, इसाबेला, इसाबेला जिसका कि सबटाइटल द पॉट ऑफ बेसिल भी है, और द ईव ऑफ सेंट इग्नेस। हाँ जी, तो अगेन हमें यहां पे काम करेगा किस चीज की नॉलेज, जैसे मैंने अभी बोला था, किस चीज की नॉलेज हमें काम करेगी कि हमें वर्क्स की प्रॉपर जो है वो जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन से वर्क्स किस राइटर के हैं, राइट। तो यहां पे देखो, लामिया भी जो है कीट्स की पोएम है, वी नो दैट, इसाबेला भी जो है कीट्स की पोएम है, ठीक है, और ईव ऑफ सेंट इग्नेस भी कीट्स की पोएम है। तो अकेली कौन सी रह जाती है, ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, जो कि शेले का लास्ट जो वर्क था, है ना, ट्रायम्फ ऑफ लाइफ जो शेले की लास्ट पोएम थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, ओड इज अ पोएम written in morning of a fixed length, written in the form of an address, a plain simple lyric। तो लिरिक पोएम तो ये होती है, लेकिन इन चारों में से जो एक्यूरेट इसका ऑप्शन राइट बनता है वो है कि ये एक एड्रेस की फॉर्म में होती है। एड्रेस किसी को भी हो सकता है, एक पर्सन को, और ऑब्जेक्ट इन नेचर, ठीक है, जैसे आप कीट्स की ओड्स के बारे में जानते ही हैं, राइट। तो
दैट इज अ फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ठीक है, ओड टू ऑटम, ओड टू ग्रेशियन अर्न, ओड टू साइकी वगैरह वगैरह. In the Ode to the West Wind, Shelley describes the west wind as a hurricane only, a wind laden with fragrance, destroyer, a destroyer with preserver and preserver. ठीक है, तो हरिकेन तो कहा ही है. ठीक है, शेली कहते हैं कि वेस्ट विंड जब चलती है तो समंदर के नीचे जो प्लांट्स होते हैं वो उनको भी हिला देती है. फ्रेग्रेंस भी उसमें होती है, डिस्ट्रॉयर भी वो है. ठीक है, बहुत सारी चीजों को, रास्ते में आने वालियों को वो डिस्ट्रॉय भी कर जाती है. और डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर, देखो अगर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता ऑल ऑफ द अबव, तो बिल्कुल हम यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव भी मार्क करते, क्योंकि हरिकेन भी कहा है उन्होंने वेस्ट विंड को, विंड लेडन विद फ्रेग्रेंस भी कहा है और डिस्ट्रॉयर भी कहा है. देखो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है, तो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन क्या होएगा, डिस्ट्रॉयर भी कहा है और प्रिजर्वर भी कहा है. जब शेली खुद एज अ पोएट वेस्ट विंड को कहते हैं दैट पिक मी अप, आई ब्लीड ऑन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, कि ये वेस्ट विंड जो है वो ही मुझे एक लीफ की तरह, एक टूटे हुए पत्ते की तरह एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती है और मुझे जो है इन कांटों से उठा के, जिन पे मैं ब्लीड कर रहा हूं, वहां से मूव करवा सकती है. क्वेश्चन नंबर 17. How does Coleridge define the term fancy? A mental activity which merely assembles and juxtaposes images and expressions. A mental activity which is of no use at all in poetic creation. Again देखो ये गलत हो गया. क्यों नहीं काम आती फैंसी पोइट्री में? फैंसी इमेजिनेशन बहुत काम आते हैं, है ना. A mental activity which fuses the images and impressions, जो कि हमारे माइंड के इमेजेस और इम्प्रेशंस को फ्यूज, कंबाइन कर देती है. A mental activity which follows the faculty of imagination. Imagination भी होती है, ठीक है, फैंसी में. लेकिन अगर हम इन चारों में से देखें तो सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो ये होगा. देखो इसमें क्योंकि फ्यूजन वाली बात भी आ गई, assembles and juxtaposes images and impressions. assemble और juxtapose से मतलब कंबाइन करने का ही हो गया. जक्सटपोज का मतलब होता है पैरेलल लेके चलना कुछ इमेजेस को और इंप्रेशंस को. ठीक है, तो इस फर्स्ट ऑप्शन में इन्होंने इन बाकी के दो ऑप्शंस को, थर्ड वाला तो देखो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, ठीक है, इन बाकी दो ऑप्शंस को कंबाइन कर दिया, तो फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. विच क्रिटिकल वर्क इज एट्रीब्यूटेड टू कोलरिज? लिटरेरिया बायोग्राफिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द इमेजिनेटिव फैकल्टी, फैंसी एंड इमेजिनेशन. तो अगेन ये सबसे फेमस वर्क जो कोलरिज की पोएम्स के अलावा उनका क्रिटिकल वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसमें कुछ पोइटिकल स्केचेस दिए हैं. 23 टोटल चैप्टर्स है इसमें, ठीक है. 24th वाला जो है वो कंक्लूजन बोल दिया जाता है, लेकिन आंसर इसका अगर आपको चैप्टर्स के बारे में आ जाए तो 23 चैप्टर्स ही इसका टोटल आंसर बनता है, जिसमें कोलरिज ने फैंसी और इमेजिनेशन को, प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन को भी डिफाइन करा, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जैसी थियोरी भी दी. क्वेश्चन नंबर 19. Whose works did Coleridge discuss while attempting to define creative imagination? Again, बायोग्राफिया लिटरेरिया में ही कोलरिज ने क्रिएटिव इमेजिनेशन को डिफाइन करते हुए किसके वर्क्स को डिस्कस करा है? दांते, मिल्टन, शेक्सपियर या मार्लो? तो बच्चे द राइट आंसर इज शेक्सपियर. मिल्टन को भी उन्होंने अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में डिस्कस करा है, लेकिन जब वो इमेजिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, तब उन्होंने शेक्सपियर के वर्क्स को कोट किया है. ठीक है जी, चलिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉवल बाय मैथ्यू ग्रेगरी ल्यूइस? तो अगेन इसमें हमें अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को ही देखते हैं, मंक ल्यूइस भी कहा जाता था, है ना. तो द मंक, जिसमें जो है गॉथिक नॉवल है ना, सुपर नेचुरलिज्म भी यूज करी है और मर्डर्स वगैरह भी हैं. तो द मंक जो है दैट इज द नॉवल बाय मैथ्यू ग्रेगरी ल्यूइस, और इसी की वजह से ही इज आल्सो नोन एज मंक ल्यूइस. तो हमें बाकी के ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following is the name of the journal brought out by Leigh Hunt? Examiner,
द टेटलर, गार्डियन और द टाइम्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द एग्जामिनर। देखो ली हंट बेसिकली एक क्रिटिक थे, एक एसेइस्ट थे, है ना। उन्होंने अपने ब्रदर जॉन हंट के साथ ये मैगजीन जो है, ये जर्नल जो है स्टार्ट करी थी, द एग्जामिनर। ठीक है। टेटलर जो है वो रिचर्ड स्टील ने फाइंड करी थी। ठीक है। गार्डियन वगैरह, टाइम्स वगैरह अभी जो मॉडर्न वाली मैगजीन्स हैं ये आजकल के टाइम की हैं। तो ये नॉर्मल मैगजीन्स हैं, कोई राइटर्स ने जो है फाइंड नहीं करी थी, लेकिन एग्जामिनर जो है वो ली हंट ने फाइंड करी थी। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। In the eyes of Thomas Carlyle, hero is a person who is brave and full of chivalry, lonely in his ventures, challenger of convention and of sham, treads a path resolutely demarcated in history। हाँ जी, तो हम जानते हैं कार्लाइल का वर्क, हीरो वर्शिप वाला जो उनका वर्क है ना, उसमें उन्होंने जो है बात करी बहुत सारे लेजेंडरी कुछ लोगों की, चाहे वो शेक्सपियर जैसे राइटर हैं, सैमुअल जॉनसन है, नेपोलियन है, मोहम्मद इस्लाम के जो है ना एक तरह से जो हाईएस्ट लीडर जो रहे हैं मोहम्मद की, उनकी भी बात करी है उन्होंने। तो बेसिकली उनके मुताबिक हीरो कौन होता है? तो अकॉर्डिंग टू हिम हीरो इज चैलेंजर ऑफ कन्वेंशंस एंड ऑफ शैम, जो कि ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशंस को, जो कि पुराने रीति रिवाजों को, और शैम दिखावे को, फेकनेस को चैलेंज करे। ठीक है। सो उन्होंने हीरो उस आदमी को बोला है। जरूरी नहीं वो ब्रेव हो, फुल ऑफ शिवेलरी हो। ठीक है। शेक्सपियर वगैरह राइटर्स हैं नॉर्मली जिनको उन्होंने मेंशन करा है इसमें। लोनली इन हिज वेंचर्स, अगेन ये तो पढ़ने में ही बड़ा पेसिमिस्ट लगता है। क्यों भाई, क्यों हीरो अकेला क्यों होएगा? treads the path resolutely already demarcated in history, ये भी पढ़ने में ऐसा लगता है कि हाँ हीरो जो है वो रेजोल्यूटली पूरे जो है डिटर्मिनेशन के साथ हिस्ट्री में तय किया हुआ रास्ता जो है वो तय करता है। लेकिन देखो हीरो कौन होगा? हीरो जो कि सबसे अलग जाके कुछ करेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली हीरो वर्शिप में उन्होंने बात करी है कि जो रीति रिवाजों को, कन्वेंशंस को और फेकनेस को, दिखावेबाजी को चैलेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following is not a work by Thomas Carlyle? अगेन आपकी वर्क्स की नॉलेज यहाँ पे आपको काम करेगी। ऑफ हीरोज, हीरो वर्शिप एंड हीरोइक इन हिस्ट्री, वो तो हम अभी बात करके हटे हैं। सार्थर रिसार्थस, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कन्फेशंस। तो जो वर्क थॉमस कार्लाइल का इनमें से नहीं है वो है कन्फेशंस। ठीक है। सार्थर रिसार्थस भी उनका है, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी थॉमस कार्लाइल का ही वर्क है। ठीक है। सार्थर रिसार्थस जो उनका एक फिलोसॉफिकल वर्क है, टेलर्ड रिटेलर्ड, जिसमें उन्होंने एवरलास्टिंग नो और एवरलास्टिंग यस की भी बात करी है। चलिए, हार्ड टाइम्स बाय डिकेंस इज a bitter satire on the effects of industrial revolution, a simple depiction of the effects of industrial revolution concerned with childhood memories only, or an attempt to build utopia। तो इसका सही आंसर क्या है? इट इज अ सिटायर ऑन, है ना, बाउंडर बी के कैरेक्टर के जरिए जो चीज दिखाई गई है, स्टीफन जिस तरीके से जो चीजें अपनी लाइफ में बियर करता है, परेशानियां जो फेस करता है, सो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट, इट इज इन रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ सिटायर। सिंपल डिपिक्शन नहीं है, ना ही चाइल्डहुड मेमोरी के साथ कनेक्टेड है, ना ही इसमें कोई यूटोपिया है। ठीक है। तो इट्स अ सिटायर ऑन द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से बाउंडर बी जैसे जो लोग थे, जो अमीर हो गए थे, कैपिटलिस्ट बन गए थे, वो कैसे लेबरर्स को सिर्फ हैंड्स के तौर पे ट्रीट करते थे, मशीन्स की तरह उनको ट्रीट करते थे। क्वेश्चन नंबर 25। पिप इज अ कैरेक्टर इन ऑलिवर ट्विस्ट, डॉम्बी एंड सन्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड और ब्लीक हाउस। सो पिप इज अ कैरेक्टर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जिसका नाम फिलिप पिरिप है, जो कि कहानी का प्रोटेगनिस्ट है। ठीक है। जो कि एक कन्विक्ट मैग्विच की
हेल्प करता है और फिर मैगविच ही उसका बेनिफेक्टर जो है बन जाता है। इसी कहानी में लेडी हैविशम वगैरह की भी बात आती है ना। आपने सुना होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात, जो लेडी अपनी वेडिंग केक अभी तक संभाल के बैठी हुई है, वेडिंग ड्रेस में बैठी रहती है और उसने घर की हर घड़ी को 8:40 के टाइम पे जो है रोका हुआ है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉवल बाय शार्लेट ब्रॉन्टे। शार्लेट ब्रॉन्टे सिस्टर सबसे बड़ी, तो कौन सा एक नॉवल इसका है? द न्यू कम्स, द प्रोफेसर, वेनिटी फेयर और द पंच। तो बड़ी आसानी से हम आंसर दे सकते हैं द प्रोफेसर, जो कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, पॉस्ट्यूमसली पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, हु रोट द ट्रैक्ट कल्चर एंड एनार्की, है ना। क्रिटिकल वर्क किसका है ये? अगेन आपकी वर्क्स की नॉलेज आपको यहाँ पे हेल्प करेगी। जेम्स मिल, टी.एस. एलियट, हैजलिट और मैथ्यू आर्नल्ड। देखो, हम इस तरीके से भी अपना जो है काम चला सकते हैं कि ये दोनों तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है ना। टी.एस. एलियट ने ऐसा वर्क नहीं लिखा, तो कल्चर के बारे में बेसिकली, है ना, अगेन ये भी बात, कल्चरल क्रिटिक किसको बोला जाता था? मैथ्यू आर्नल्ड को बोला जाता था। सो दिस वर्क इज written by Matthew Arnold. चलिए, question number 28. Which of the following is a constituent of the English as discussed in the tract Culture and Anarchy? Culture and Anarchy में उन्होंने सोसाइटी को कुछ जो है मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बताया है, ठीक है। तो कौन सा जो है कंस्टिट्यूएंट दिखाया है उन्होंने इंग्लिश सोसाइटी का अपने इस वर्क कल्चर और एनार्की में? लाइटी, बारबेरियन एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास या प्रोलिटेरियन? सो द राइट आंसर इज बारबेरियन, है ना। इन्होंने इसमें फिलिस्तीन्स की भी बात करी है और अरिस्टोक्रेसी की भी बात करी है, जिसको इन्होंने क्रूअल बोला है, ठीक है, बारबेरिक बोला है, कि जो सेल्फिश होते हैं और अपने से नीचे जो लोग होते हैं उनको किस तरीके से वो सप्रेस करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। सो ही हैज टॉक्ड अबाउट बारबेरियन अरिस्टोक्रेसी इन दिस क्रिटिकल ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, मैगी टुलिवर इन जॉर्ज इलियट्स द मिल ऑन द फ्लॉस, जो कि उनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी कहा जाता है ना। दो भाई बहनों की कहानी बेस्ड है, बिल्कुल बेसिकली टॉम एंड मैगी, ठीक है। टुलिवर्स की फैमिली पे बेस्ड है, किस तरीके से वो फैमिली जो है अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स जो है फेस करती है। सो आपको बताना है कि मैगी टुलिवर किस तरह की एक लड़की है इस नॉवल में। अ सिंपल बट डल हेडेड कंट्री लेस, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी डल हेडेड नहीं थी वो, अपने भाई से ज्यादा इंटेलिजेंट थी, ठीक है। अ गर्ल फुल ऑफ सेरेनिटी, नहीं जी, काम भी नहीं थी, ठीक है। एन एस्पायरर एंड विक्टिम, तो यस, ये एक एस्पायरर थी, पढ़ना चाहती थी, जॉब भी करती थी, लेकिन जो है अपने हालातों की विक्टिम भी बन जाती है, जो सर्कमस्टेंसेस की वजह से इस पे इल्जाम लगते हैं, ठीक है। और इसको जो है सोसाइटी एक तरह से जो है इसको छोड़ देती है, ठीक है, कोई भी इससे रिलेशन जो है रखना नहीं चाहता होता है। शी इज प्रूव्ड टू बी कैरेक्टरलेस बिकॉज शी स्पेंड्स नाइट विद स्टीफन, है ना, एट बोट, राइट। सो अगला भी ऑप्शन हम पढ़ते हैं, अ बीइंग गिवन टू द ऑब्जर्वेंस ऑफ सोशल एंड रिलीजियस कोड, तो नहीं, ये भी बात बिल्कुल नहीं है। सोसाइटी और रिलीजियस कोड को मानती थी लेकिन पूरी कट्टरता से नहीं, तो एस्पायरर थी और विक्टिम भी थी, बहुत ख्वाब थे उसके, एस्पिरेशंस, पढ़ना चाहती थी वो, ठीक है, और कुछ बनना चाहती थी वो, ठीक है। बहुत सारी किताबें वो पढ़ती है इस नॉवल में, बट एंड में सोसाइटी की वजह से ही वो विक्टिम बन जाती है बिना कोई गलती करे हुए। चलिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स द रिंग एंड द बुक इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्स नॉवल, अ ड्रामा, एन ओड और एन एलेजाइक राइटिंग। तो बेसिकली रिंग एंड द बुक, जिसमें ब्राउनिंग ने एक रोमन ट्रायल मर्डर केस की ही बात करी है, उसको लॉन्ग नैरेटिव पोएम इसको कहा जाता है, ठीक है, नैरेटिव। और जहां पे नैरेटिव वर्ड आ गया तो उसका मतलब है कि ये एक नॉवल है, ठीक है, ड्रामा नहीं है, क्योंकि ड्रामा लिखा जाता है स्टेज पे परफॉर्म होने के लिए और नॉवल लिखा जाता है
पढ़ने के लिए, राइट? तो इसको लॉन्ग नैरेटिव पोएम कहा जाता है. सो करेक्ट विल बी दैट इट इज अ वर्स नॉवल. क्वेश्चन नंबर 31. What inspired Robert Browning to write The Ring and the Book? तो मैं पिछले क्वेश्चन के साथ ही आपको जवाब दे चुकी हूं. अ रोमन मर्डर ट्रायल, ठीक है, जिसमें एक वाइफ का इलेजिटिमेट अफेयर होता है, जिसकी वजह से उसका हस्बैंड उसको और उसके लवर को जो है मार देता है. ठीक है जी. सो इट वॉज अ रियल स्टोरी. In his socially relevant writings, John Ruskin wrote about atheism, contemporary economic conditions, recovery of Christian social ideals, political debates. तो अगर जॉन रस्किन की सोशली रेलेवेंट राइटिंग्स को देखा जाए तो वो बेसिकली किस चीज के बारे में लिखते थे? क्या वो एथीस्ट थे? ठीक है. क्या वो नास्तिक थे? कंटेम्पररी इकोनॉमिक कंडीशंस, रिकवरी ऑफ क्रिश्चियन सोशल आइडियल्स और पॉलिटिकल डिबेट्स. तो वो सोशल थिंकर तो थे ही, ठीक है. सोसाइटी की बड़ी सारी चीजों के बारे में उन्होंने जो है लिखा है. उन्होंने अपने सबसे फेमस वर्क अनटू दिस लास्ट में जो है नो डाउट इकोनॉमिक कंडीशंस की भी बात करी है, वेजेस की भी बात करी है. कुछ अपने वर्क्स में उन्होंने जो है रिकवरी ऑफ क्रिश्चियन सोशल आइडियल्स की भी जो है बात करी है, ठीक है. और पॉलिटिकल डिबेट्स भी उनके वर्क्स में बेसिकली जो है वो चलती ही रहती हैं. पर इन सब में से जो सबसे अप्रोप्रिएट जो है, क्योंकि हम मैक्सिमम वर्क्स उनके देखेंगे ना, तो उन्होंने मैक्सिमम अपने वर्क्स में बात करी है रिकवरी ऑफ क्रिश्चियन सोशल आइडियल्स की, ठीक है. क्रिश्चियन सोशल आइडियल्स की जो है उन्होंने बात करी है, राइट. चलिए क्वेश्चन नंबर 33. वॉल्टर पेटर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्री-रैफेलाइट्स, रेनेसां पेंटर्स ओनली, रूसो और गुस्ताव फ्लॉबर्ट. हाँ जी. तो वॉल्टर पेटर सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर्ड थे? प्री-रैफेलाइट्स से, रेनेसां पेंटर्स से, रूसो से या गुस्ताव फ्लॉबर्ट से? तो अगेन वॉल्टर पेटर के देखो कितने सारे वर्क्स हैं जो रिनेसेंस को लेके बेस्ड हैं. तो ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय रिनेसेंस पेंटर्स ओनली, ठीक है. पीछे वाला जो जॉन रस्किन वाला क्वेश्चन है उसका मैं आपको एग्जाम्पल एक और दूंगी बच्चे. देखो 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर में भी उन्होंने जो है जो बात करी है वो सारी क्रिश्चियन रिलीजन को लेके करी है, ठीक है. तो दैट विल बी द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दैट. चलिए. In his studies in the history of Renaissance, Walter Pater wrote about Roman arches, Leonardo da Vinci, Virgil और Heraclitus. ठीक है. किसी किसी वर्ड में आप अटक ही जाते हैं बोलते हुए, आपको जो है मतलब इट्स लाइक प्रॉपरली बोला नहीं जाता है ना कभी कभी. चलो, तो आपको बताना है कि स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रिनेसेंस. अगेन पिछले वाले क्वेश्चन में हम बात करके चुके हैं कि जो है रिनेसेंस पेंटर्स से जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस्ड थे वॉल्टर पेटर, ठीक है. तो अगला क्वेश्चन भी वॉल्टर पेटर से ही रिलेटेड हमारा आ गया है, ठीक है. तो इसमें आपको जवाब देना है कि वॉल्टर पेटर ने अपने इस वर्क में किसके बारे में लिखा था बेसिकली, ठीक है. तो वॉल्टर पेटर ने रोमन आर्चेस के बारे में लिखा, ठीक है, लियोनार्डो दा विंची के बारे में लिखा, वर्जिल के बारे में लिखा या हर्क्यूलिटस के बारे में लिखा. सो द राइट आंसर विल बी किसके बारे में लिखा. अब मैं लाइव तो चल नहीं रही हूं, नहीं तो मैं आप लोगों के आंसर्स की वेट करती कि मैं देखती आप लोग जो है क्या आंसर देते हैं मुझे इस चीज का. तो बेसिकली जो है बच्चे इन्होंने अपने, क्योंकि देखो रिनेसेंस पेंटर से ये इंस्पायर्ड थे, तो इन्होंने इसमें बात करी है लियोनार्डो दा विंची के बारे में, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 35. व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ हार्डीज फेमस नॉवेल टेस्ट, जो बर्न भी किया गया, जिनकी कॉपीज को बर्न भी किया गया है ना. एन इम्प्योर वुमेन, अ प्योर वुमेन, अ चेस्ट वुमेन और नन ऑफ द अबव. तो उसका राइट आंसर है बच्चे अ प्योर वुमेन. चलिए. विच पार्ट ऑफ इंग्लैंड फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ हार्डीज नॉवल. हार्डी के नॉवल
की जो बैकग्राउंड क्या है, लंदन, लंकाशायर, नॉर्दर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड इंग्लैंड या वेसेक्स। तो इन दोनों में एक कंफ्यूजन होती हुई नजर आती है कि इंडस्ट्रियलाइज्ड इंग्लैंड को भी यूज करा है, ठीक है, लेकिन अगर हम ऑल ओवर देखें तो सब नॉवेल्स में उन्होंने इंडस्ट्रियलिज्म की बात नहीं करी है। वेसेक्स को उन्होंने, जो हार्डी का अपना रीजन जो क्रिएट करा हुआ था, ठीक है, उसी को ही उन्होंने जो है अपने नॉवेल्स में बैकग्राउंड यूज करा है। क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ द मेमोयर क्लब फॉर्म्ड इन 1920? तो मेमोयर क्लब वाज फॉर्म्ड बाय वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.बी. येट्स या एच.जी. वेल्स। तो मेमोयर क्लब के जो मेंबर थे वो थे वर्जीनिया वुल्फ। ब्लूम्सबेरी ग्रुप की भी मेंबर थी, ये फाउंडर कही जाती हैं ब्लूम्सबेरी ग्रुप की, ठीक है, और मेमोयर क्लब के साथ भी रिलेटेड रही हैं इन सारों में से वर्जीनिया वुल्फ, राइट जी। वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवेल्स अटेम्प्ट टू प्रेजेंट स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद स्टेबल आइडेंटिटी। बिल्कुल भी नहीं, इसको तो पहले ही इनकरेक्ट कर दीजिए। वर्जीनिया वुल्फ के नॉवल में कैरेक्टर्स की स्टेबल आइडेंटिटी होती ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए तो उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की यूज करा ना, आगे पीछे उसके जो राइट कैरेक्टर्स है वो जाते रहते हैं। डिसिपेट द कैरेक्टर्स को स्प्रेड करा हुआ है, फैलाया हुआ है पूरे नॉवल में। री इंटीग्रेट द ह्यूमन एक्सपीरियंस इन एन एस्थेटिक फॉर्म, और वो कोशिश करती है कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को बड़ी खूबसूरती के साथ एस्थेटिक फॉर्म में री इंटीग्रेट, इकट्ठा कर सके। तो यस, उसके कैरेक्टर्स उसके पूरे नॉवल में डिसिपेटेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, और वो अपने कैरेक्टर्स की थॉट्स के जरिए, ठीक है, थॉट्स के जरिए उनके एक्सपीरियंसेस को वापस से इंटीग्रेट, वापस से री इंटीग्रेट मीन्स वापस इकट्ठा जो है करती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 39, in his novels D.H. Lawrence associates human freedom with controlled and tamed nature। देखो अब पिछले अगर जो हम 2017 वाले पेपर की बात करें तो वहां पे आपको बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना, ये वर्क किसका है, ये कैरेक्टर किसका है, इसमें से कौन सा वर्क इस राइटर का नहीं है, जो कि आंसर करने बहुत इजी थे। अब यहाँ पे आपको इन राइटर्स के वर्क्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, और मैं आपको इतना जो है आइडिया दे सकती हूँ कि अगर आपने एक भी वर्क, हर राइटर का एक भी वर्क पढ़ा है तो आपको उन्हीं से उनके स्टाइल, उनकी थीम्स का जो है आइडिया काफी हद तक हो जाएगा। और मैं एक चीज आपको और समझाऊंगी कि प्लीज इन सबको अच्छे से पढ़ के फिर ही सही आंसर जो है मार्क करिएगा। सो D.H. लॉरेंस एसोसिएट्स ह्यूमन फ्रीडम विद कंट्रोल्ड एंड टेम्ड नेचर। ना जी, D.H. लॉरेंस तो कंट्रोल्ड और टेम्ड नेचर के बिल्कुल खिलाफ था। अनट्रेन्ड एंड अनएक्नॉलेज्ड माइट ऑफ नेचर, एंटी नेचर, और द एस्टैब्लिश्ड कोड ऑफ सेक्सुअल एथिक्स। एंटी नेचर भी नहीं था वो, और एस्टैब्लिश्ड कोड ऑफ सेक्सुअल एथिक्स के जो कोड्स थे जो एस्टैब्लिश करे हुए थे सोसाइटी ने, अगेन उनके साथ भी एसोसिएट नहीं करता था। सो ही एसोसिएटेड देम विद अनट्रेन्ड एंड अनएक्नॉलेज्ड माइट ऑफ नेचर, ठीक है, कि जो आपका दिल कहता है, जो आपकी बॉडी डिमांड करती है, अनट्रेन्ड उनको अपने कंट्रोल नहीं करना, उनको अनट्रेन्ड छोड़ दो, अनकंट्रोल्ड छोड़ दो, ठीक है, एंड डू व्हाटएवर यू फील लाइक, राइट। चलिए, द नेक्स्ट इज उर्सुला इज अ कैरेक्टर इन, अगेन D.H. लॉरेंस के नॉवल का ही कैरेक्टर है ये, ठीक है। तो बच्चे, उर्सुला जो कैरेक्टर है वो इन दोनों नॉवेल्स में है, वो रेनबो में भी है, विमेन इन लव में भी है, जिनको सिस्टर नॉवेल्स बोल दिया जाता है, जिनका टुगेदर नाम है द वेडिंग रिंग, है ना, जो नाम है, राइट। तो दोनों नॉवेल्स में ही है, इन्होंने हमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो ऐसे केसेस में हम जो क्वेश्चन पेपर के पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो है बेसिकली ज्यादा
टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, कि अगर हम कौन सा वाला अब ऑप्शन मार्क करें, क्योंकि वो तो दोनों में है, क्योंकि मैंने प्रॉपरली इस चीज को चेक करा। मुझे ये था पहले कि फिजिकल अपीयरेंस सिर्फ वुमेन इन लव में है, उर्सुला की, रेनबो में सिर्फ उसके बर्थ की बात है, बट आई चेक्ड इट एंड आई फाउंड इट कि रेनबो में उसकी मैच्योरिटी की भी बात है और रेनबो में उसके लेस्बियन रिलेशन की भी बात है, दैट हाउ शी वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वुमेन। ठीक है, तो दोनों ही नॉवेल्स में ये अपीयरेंस है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, Who was the early mentor of T.S. Eliot? अगेन एक ऐसा सवाल जिसके हम ऑप्शंस ना भी पढ़े तो हम जवाब दे सकते हैं। टी.एस. इलियट को किसने गाइड करा, उनके वर्क्स पब्लिश करवाने में हेल्प करी, एंड दैट वाज एजरा पाउंड, है ना, नन अदर देन एजरा पाउंड। चलिए जी, ऑन विच फिलोसोफर डिड टी.एस. इलियट राइट हिज डॉक्टरल थीसिस? पीएचडी किस फिलोसोफर के ऊपर करी थी टी.एस. इलियट ने अपनी? एफ.एच. ब्रैडले, बर्गसन, कांट या थॉमस एक्विनास? तो उन्होंने अपना पीएचडी जो थीसिस लिखा था वो एफ.एच. ब्रैडले के ऊपर लिखा था। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, नेम ऑफ द बुक रिटन बाय जेसी वेस्टन विच इज मेंशन्ड इन द नोट्स गिवन एट द एंड ऑफ द वेस्टलैंड। हम लोग ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि वेस्टलैंड में टी.एस. इलियट ने बड़े सारे अल्यूजन्स यूज करे हैं, अलग अलग कल्चर्स से रेफरेंसेस उठाए हैं, अलग अलग लिटरेचर से, बुक्स से जो है अल्यूजन्स लिए हैं। तो जेसी वेस्टन की बुक को उन्होंने मेंशन करा है वेस्टलैंड के एंड में, तो आपको उस किताब का नाम बताना है। रिचुअल एंड रोमांस, रिचुअल एंड रोमांस एंड एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी, सर्वे ऑफ रिचुअल्स या फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस? तो बच्चे इसका सही आंसर है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस। देखो सिमिलर सिमिलर से नाम है, बट करेक्ट जो नाम है किताब का जेसी वेस्टन की वो है फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, राइट। चलिए, जेम्स जोइस कहाँ को बिलोंग करते थे? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड या वेल्श? तो जेम्स जोइस बेसिकली बिलोंग्ड टू आयरलैंड, है ना, डबलिन को बिलोंग करते थे। आयरलैंड में डबलिन में उनका बर्थ हुआ था, जो कि उनकी शॉर्ट स्टोरीज का नाम भी है डबलिनर्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 45 से पहले, अगर आप में से कोई स्टूडेंट अभी भी हमारा मास्टर केडर का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज कांटेक्ट करिए दीपक सर को इस नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय जेम्स जोइस? ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, यूलिसिस, फिनिगन्स वेक? तो देखिए ये तीनों ही बड़े फेमस वर्क्स हैं जेम्स जोइस के, क्योंकि कोई खास ज्यादा वर्क्स नहीं है। तो ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज जो है वो वर्क जेम्स जोइस का नहीं है। ठीक है जी, सॉमरसेट मॉगम का वर्क है ये ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, ठीक है, जो कि उसी टाइम के फेमस जो एक राइटर रहे हैं ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज के राइटर विलियम सॉमरसेट मॉगम। ठीक है जी, चलिए, द वॉयज आउट इज अ नॉवल बाय, अगेन ऐसे क्वेश्चंस में फील होता है ना कि अरे वाह मजा आ गया, क्वेश्चन पढ़ के ही हमें ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वॉयज आउट इज नॉवल बाय वर्जीनिया वुल्फ, राइट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 47, वेयर वॉज जोसेफ कॉनरेड बॉर्न? रोमानिया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड? तो जोसेफ कॉनरेड जो थे उनको पॉलिश राइटर बोला जाता था, सो ही वाज बोर्न इन पोलैंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, in Conrad's Heart of Darkness, imperialism is sought to be presented as, मैंने बड़ी बार आप लोगों के साथ ये बात शेयर करी है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस में इंपीरियलिज्म को डिपिक्ट करा गया है, ठीक है, जो बेल्जियम के किंग लियोपाल्ड टू, ठीक है, उन्होंने अफ्रीका को, ठीक है, कॉन्गो रीजन को अपनी कॉलोनी बना रखा है, अपना वो बाहर से बैठ के, ठीक है, लेकिन वो बाहर से बैठ के राज कर रहे हैं, लेकिन उनके ऑफिसर्स हैं वहां पे जो वहां से आइवरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो इंपीरियलिज्म किस तरीके से प्रेजेंट करी है कॉनरेड ने हार्ट ऑफ डार्कनेस से? मेरिली ब्रूटिश, आइडियल, एज अ वेंचर इम्ब्यूड विद ब्रूटिश आइडियलिज्म,
as given to senseless expansion only. तो ब्रूटिश तो है ही है, लेकिन आइडियल भी है, ठीक है, क्योंकि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो है एक्चुअल में they were very cruel to the natives, they were very brutish towards the natives. So इन दोनों को करेक्ट, सेंसलेस एक्सपेंशन भी नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि सोच समझ के करी गई एक्सपेंशन है भाई। आइवरी को बेचा जा रहा है वहां से निकाल निकाल के, तो सेंसलेस कैसे हो सकती है, पूरी जो है सेंसफुल है वो तो इट इज अ वेंचर इम्ब्यूड विद ब्रूटिश आइडियलिज्म, राइट। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूटेड टू जॉर्ज बर्नार्ड शॉ? कौन सा इनमें से वर्क जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से रिलेटेड है या उनको क्रेडिट जाता है उसको क्रिएट करने का? एसेज इन सोशलिज्म, यूटोपियन सोशलिज्म, फैबियन एसेज इन सोशलिज्म या साइंटिफिक सोशलिज्म, ठीक है जी। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के लिए ये एक एडजेक्टिव यूज करा जाता है, तो ये एसेज के वो राइटर थे, फैबियन एसेज इन सोशलिज्म, राइट। उनको फैबियन जो है बोला जाता था, जिसका मतलब बेसिकली होता है जो कि एक पर्टिकुलर तरह की सोसाइटी को जो है सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि बेसिकली जो है मतलब एक रोमन फैमिली से लिया गया ये नाम है, और जो है ये सपोर्ट करते हैं सोशलिज्म को, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय जीबी शॉ? अगेन नॉट। द इमॉर्टल आर, मेजर बारबरा, द क्विंट एसेंस ऑफ इब्सनिज्म और बैक टू मेथुसेला। सो द ऑड वन आउट इज द इमॉर्टल आर। ये तीनों वर्क्स, मेजर बारबरा, क्विंटेसेंस ऑफ इब्सनिज्म एक ऐसे है जीबी शॉ का लिखा हुआ, और मेजर बारबरा और बैक टू मेथुसेला ये दोनों जीबी शॉ के प्लेज हैं। क्वेश्चन नंबर 51, W.B. Yeats was a poet, a playwright, both a poet and a playwright, a novelist. तो W.B. Yeats जो है वो बच्चे पोइट भी थे और प्लेराइट भी थे, कुछ प्लेज भी लिखे हैं उन्होंने, आप लोगों ने काउंटेस कैथलीन वगैरह के नाम सुने होंगे, तो he is both a poet and a playwright as well, right? Question number 52, with which event was Yeats's faith in the heroic character of country restored? आयरलैंड को बिलोंग करते थे, अगेन ये भी आयरिश थे, ठीक है, तो किस इवेंट के बाद उनका जो है अपनी कंट्री के हीरोज के ऊपर फेथ जो है रिस्टोर हो गया था? Acts of valor by Irish soldiers in First World War, the Easter Rising of 1916, Dublin Rising और none of the above. तो इसका जवाब बच्चे है ईस्टर राइजिंग ऑफ 1916, जो कि आयरलैंड में पहला रेवोल्यूशन हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। हालांकि इसी नाम की पोयम ईस्टर 1916 में येट्स ने जो है बात करी कि उनको उम्मीद नहीं है कि ये लोग, इनका रेवोल्यूशन जो है सक्सेसफुल होगा, लेकिन जो है उन्होंने बात करी, सक्सेसफुल नहीं हुआ वो रेवोल्यूशन पहला जो आयरलैंड का था, बट एट द एंड उन्होंने इस बात को मान लिया कि एटलीस्ट इन लोगों ने हिम्मत करी, ठीक है। सो दैट इज हाउ हिज फेथ इन हिज कंट्रीज heroic character was restored. Question number 53. E.M. Foster was a close associate of Bloomsbury Group. Who is considered to be one of the founders of this group? मैं आपको मेमोयर क्लब के साथ ही बता चुकी हूँ, तो इस ग्रुप के फाउंडर कौन थे? वर्जीनिया वुल्फ और उनके हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ, ठीक है। अगर आपको ये भी नाम साथ में आ जाए, उनके हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ भी साथ में थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54, गोडबोले इज अ कैरेक्टर इन अ पैसेज ऑफ इंडिया, हार्वर्ड एंड, मॉरिस, द बैचलर ऑफ आर्ट। तो बच्चे इसका राइट ऑप्शन है पैसेज टू इंडिया, ठीक है, ये टू इंडिया है, एंड ही वाज आल्सो अ प्रोफेसर, जो कि कट्टर एक ब्राह्मण था, ठीक है, ये भी प्रोफेसर था फील्डिंग के कॉलेज में, राइट, हिंदी का प्रोफेसर था। Question number 55. Beckett's play Waiting for Godot was staged in London in. Waiting for Godot लंदन में कब स्टेज किया गया? 1950, 1955, 1944 और 1959? तो
वेटिंग फॉर गोडो बेकेट का सबसे फेमस जो प्ले है ना, फ्रेंच में जिसका नाम एन अटेंडेंट गोडो, राइट। पब्लिशिंग इसकी डेट जो है दैट वाज पब्लिशिंग डेट वाज 1953 में ये प्रीमियर हुआ था, ठीक है। 1953 में ये पहली बार स्टेज पे परफॉर्म हुआ था, लेकिन लंदन में ये पहली बार कब परफॉर्म किया गया? 1955 में, ठीक है। 1955 में ये पहली बार, अगर आप जो है सर्च करते हैं तो गूगल के फर्स्ट पैराग्राफ पे ही ये निकल के आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉवल? कुछ नॉवेल्स भी लिखे सैमुअल बेकेट ने, एक तो उनकी ट्रायोलॉजी ही है, ठीक है। सो कौन सा जो है उनका नॉवेल नहीं है? मलॉय, लूथर, मेलेंडाइज और द अननेमेबल। तो ये ट्रायोलॉजी है, ठीक है। मलॉय, मेलेंडाइज और द अननेमेबल। सो द ऑड वन आउट इज लूथर। इसके अलावा बेकेट ने एक लिखा मर्फी, एक नॉवेल भी लिखा, ठीक है। तो ये जो है ट्रायोलॉजी है, जिनमें सेम थीम पे नॉवेल्स जो हैं, सेम कैरेक्टर्स के साथ जो है नॉवेल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, हैरोल्ड पिंटर्स प्ले द बर्थडे पार्टी प्रेजेंट्स अ सिचुएशन इन विच द प्रोटैगनिस्ट इज थ्रेटन्ड टू इंडाइटमेंट फॉर अनएक्सप्लेन्ड क्राइम्स, है ना। स्टैनले को वो लोग लेने के लिए आए हैं, ठीक है। जो दो स्ट्रेंजर्स उनके घर में अचानक से पहुंच जाते हैं स्टैनले को लेके जाने के लिए, मकैन एंड गोल्डबर्ग। तो उस सिचुएशन को, और उसके कोई क्राइम नहीं होते, अनएक्सप्लेन्ड क्राइम्स हैं, बट वो उसकी इंडाइटमेंट, पूछताछ करने के लिए, इंक्वायरी और उसको पकड़ के लेके जाने के लिए आए हैं। तो उस सिचुएशन को हम किस सिचुएशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं? फॉस्टियन, लाइक दैट ऑफ हैमलेट, काफकास और सार्त्रियन। तो बच्चे द राइट आंसर इज काफकास, राइट। काफका के प्लेज में ऐसा होता है, जैसे कि उनका प्ले है बड़ा फेमस द ट्रायल, ठीक है। उसमें ऐसा होता है, कैरेक्टर को पता ही नहीं है दैट व्हाई ही इज बीइंग ट्राइड इन द कोर्ट, लेकिन उसको जो है ट्रायल के लिए लेके जाया जाता है। सो ये काफका की जैसी प्लेज की सिचुएशन है द बर्थडे पार्टी में स्टैनले की। Which of the following is not a play by Harold Pinter? The Caretaker, The Old and the Young, The Lover, Party Time, right? So Caretaker भी है, Lover भी है, Party Time भी है, and the odd one out is The Old and the Young, ठीक है। अगेन मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ, आपको वर्क्स की नॉलेज पे फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 59, I.A. Richards is known for his work literary theory, new criticism, modern criticism और practical criticism। तो I.A. Richards जाने जाते हैं अपने सबसे फेमस वर्क practical criticism के लिए, right? I.A. Richards co-authored for the book The Meaning of Meaning was, किसके साथ co-author करी, किसके साथ मिलके ये बुक क्रिएट करी I.A. Richards ने? क्लेंथ ब्रुक्स, विलियम एम्पसन, लुनाचार्स्की और चार्ल्स के ऑगडन। तो बच्चे उन्होंने कुछ बुक्स जो है, 4-5 बुक्स आई थिंक I.A. रिचर्ड्स के साथ कोलैबोरेशन की है सी के ऑगडन ने, ठीक है, जिनका नाम चार्ल्स के ऑगडन है। उनके साथ मिलके जो उन्होंने ये बुक लिखी है द मीनिंग ऑफ मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 61, विलियम एम्पसन इज फेमस फॉर हिज क्रिटिकल वर्क? Yes, for sure it is 7 types of ambiguity, जिसमें उन्होंने मीनिंग की एम्बिग्विटी के बारे में बात करी है, मेटाफोरिकल, सिमेंटिक्स, सिमिली की एम्बिग्विटीज, 7 एम्बिग्विटीज को उन्होंने उसमें डिफाइन करा है। चलिए, इन द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर फिलिप लार्किन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे फिलिप लार्किन? W.B. येट्स, T.S. इलियट, एजरा पाउंड या D.H. लॉरेंस। तो बच्चे करेक्ट इसका आंसर है फिलिप लार्किन was very much influenced from W.B. येट्स, ठीक है। फिलिप लार्किन जो है वो W.B. येट्स से काफी ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस्ड थे, ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63, क्रो इज अ सीक्वेंस ऑफ पोएम्स रिटन बाय
हडसन, टेड ह्यूग्स, विक्टर ह्यूगो या फिलिप लार्किन? तो क्रो जो सीक्वेंस ऑफ पोएम्स है उसके राइटर हैं टेड ह्यूग्स, ठीक है। क्रो एंथोलॉजी, ठीक है, इसको बोल दिया जाता है चिल्ड्रन पोएट, इनको बोल दिया जाता है नेचर एनिमल पोएट, इनको बोल दिया जाता है, जिसमें ये एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में लिखते हैं। तो क्रो जो एंथोलॉजी है वो टेड ह्यूग्स की लिखी हुई है। हाँ जी, नेक्स्ट इज स्टेवी स्मिथ, ठीक है। स्टेवी इन्होंने सिर्फ नाम यूज किया है, लेकिन पूरा नाम राइटर का है स्टेवी स्मिथ जो है, शी इज नोन फॉर हर एलिगोरिकल पोएम्स, नैरेटिव वर्स, रोमांटिक वर्स या विटी एंड एनिग्मेटिक वर्स। तो जो स्टेवी स्मिथ हैं बच्चे, वो जानी जाती हैं अपने विटी और एनिग्मेटिक वर्क्स के लिए। एनिग्मेटिक मतलब एनिग्मा किसको बोलते हैं? पहेली, राइट। और विटी जिसमें उन्होंने अपनी जो है इंटेलेक्ट को यूज किया हो, बहुत ज्यादा अपनी नॉलेज को जो है यूज किया हो एक तरह से ह्यूमर को क्रिएट करने के लिए, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, सीमस हीनी इज एन, हाँ जी, W.B. येट्स के बाद आयरलैंड को बिलोंग करने वाले ग्रेटेस्ट पोएट सीमस हीनी का नाम आता है। ही वॉज एन आयरिश पोएट, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, दैट इट इज सेड दैट आफ्टर W.B. येट्स the famous Irish poet is Seamus Heaney, right? Animal Farm by George Orwell is an attack upon the very idea of socialism? बिल्कुल भी नहीं, सोशलिज्म को नहीं उन्होंने अटैक किया है। क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म? बिल्कुल भी नहीं, कैपिटलिज्म की भी कोई बात नहीं है। A satire on the failure of communist ideals in Russia? None of the above। तो yes, exactly, स्टालिन की जो कम्युनिज्म जो थी, मार्क्स की जो कम्युनिज्म जो रशिया में स्टार्ट हुई थी, उसके फेलियर को सैटराइज करा है इस वर्क में जॉर्ज ऑरवेल ने, राइट, थ्रू एलेग्री, राइट, एलेग्री के जरिए उन्होंने ये चीज डिपिक्ट करी है कि उनके जो आइडियल्स थे, कम्युनिस्ट आइडियल्स, जो इक्वल सोसाइटी, ठीक है, क्रिएट करने के, हाउ दे फेल्ड because of some very clever politicians like Trotsky and Stalin। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, in this essay Why I Write, George Orwell declared that whatever he wrote was against communism, Philistinism, totalitarianism और democracy। तो जॉर्ज ऑरवेल के नॉवेल्स को दिमाग में रखिए, है ना, चाहे 1984 है चाहे एनिमल फार्म है, तो वो टोटलिटेरियनिज्म को ही सैटराइज करते थे, टोटलिटेरियनिज्म के ही अगेंस्ट थे, ठीक है जी। विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज सेट इन, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज अगेन जो विलियम गोल्डिंग का एक डायस्टोपियन नॉवेल है, जिसमें कुछ बच्चे जो हैं उनका प्लेन क्रैश कर जाता है, तो वो कहाँ पे लैंड करते हैं? इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, ऑन अ डेजर्ट आइलैंड, इन अ रिमोट माउंटेन एरिया और इन अ मफुजल टाउन। तो वो एक डेजर्ट आइलैंड पे आके लैंड करते हैं, राइट, जहां पे वो अपनी एक कम्युनिटी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश करते हैं, बट दे फेल वेरी बैडली। क्वेश्चन नंबर 69, विलियम गोल्डिंग्स मेजर कंसर्न इन हिज लिटरेरी वर्क्स इज विद रीएनिमेशन ऑफ एंशिएंट मिथ्स? नहीं, वो अपने वर्क्स में कोई मिथ्स की बात नहीं करते। नॉट विद द ओवरटर्निंग ऑफ मॉडर्निस्ट रैशनलिस्ट आइडियाज, नॉट से शुरू हो रहा है तो वो हो ही नहीं सकता। विद द इन्वोकेशन ऑफ चार्ज्ड अनऑर्थोडॉक्स मॉरल आइडियाज और विद द स्ट्रेंथनिंग ऑफ मॉरल अर्बन वैल्यूज। तो बेसिकली जो है, अगर आपने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको उसी एक नॉवल से ही गोल्डिंग के स्टाइल का समझ में आ जाएगा कि वो अपने नॉवेल्स के जरिए जो है ही इन्वोक्स द चार्ज अनऑर्थोडॉक्स मॉरल आइडियाज, ठीक है, अनऑर्थोडॉक्स मॉरल आइडियाज को वो इन्वोक करते हैं, उनकी तरफ रीडर्स का ध्यान लेके जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, डोरिस लेसिंग इज अ प्लेराइट, नॉवेलिस्ट, क्रिटिक और जर्नलिस्ट? तो डोरिस लेसिंग को बेसिकली जाना जाता है एक नॉवेलिस्ट के तौर पे, 2007 में इनको नोबेल प्राइज मिला और ये ओल्डेस्ट विनर कही जाती हैं
नोबेल प्राइज की। क्वेश्चन नंबर 71, ग्राहम ग्रीन्स द पावर एंड ग्लोरी इज सेट इन मेक्सिको, क्यूबा, पेरू या इक्वाडोर। तो ग्राहम ग्रीन जो हैं ज्यादातर अपने उनके नॉवेल्स जो हैं वो जाने जाते हैं बेसिकली जो है उनकी सेटिंग के लिए ही, ठीक है। बार बार आपको इस बात पे फोकस करने के लिए भी कहा जाता है कि ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं कि ग्राहम ग्रीन के नॉवेल्स जो हैं उनकी सेटिंग्स को जरूर याद रखना है। ट्रैवलॉग भी इन्होंने जो है बड़े जो है लिखे हैं, राइट। तो ये उनका नॉवेल आपको बताना है कि कहाँ पे सेट है, मेक्सिको, पेरू, क्यूबा या इक्वाडोर। तो इस प्ले नॉवेल की सेटिंग है मेक्सिको, ठीक है जी। ग्राहम ग्रीन्स द क्वाइट अमेरिकन, देखो दोनों नॉवेल्स ही सेटिंग के बारे में आ गए, ठीक है। क्वाइट अमेरिकन जो है अगेन ग्राहम ग्रीन का नॉवेल, इट इज सेट इन कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम। तो प्लीज अगेन मैं आप लोगों को इस चीज के लिए जो है कहूंगी कि आपको इनके वर्क्स की सेटिंग्स जरूर ध्यान से जो है याद रखनी है। तो क्वाइट अमेरिकन इज सेट इन वियतनाम, जिसमें इन्होंने वियतनाम वॉर की ही बेसिकली बात करी है, फ्रेंच कॉलोनियलिज्म की जो बात करी है। क्वेश्चन नंबर 73, स्टीफन लीकॉक इज कैसे जाने जाते हैं। फर्स्ट एक जो एडजेक्टिव हमेशा उनके साथ ऐड किया जाता है, तो ही इज बेसिकली अ ह्यूमरिस्ट, राइट। वीएस नाइपॉल्स अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास की सेटिंग क्या है, त्रिनिदाद, न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया या वॉशिंगटन। तो हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास की सेटिंग है त्रिनिदाद। वीएस नाइपॉल खुद त्रिनिदाद बॉर्न थे, तो हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास ऑल्सो सेट इन त्रिनिदाद। हाँ जी, वीएस नाइपॉल्स द ओवर क्राउडेड बैरकून इज अ collection of short stories, a novel, a travelogue, a collection of personal और political articles। हाँ जी, वीएस नाइपॉल भी अगेन बहुत ही एक इम्प्रेसिव राइटर रहे हैं। इनको भी जो है अपने वर्क्स के लिए, अपने जो है करियर के लिए जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और ये जो उनका वर्क है, इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ पर्सनल एंड पॉलिटिकल आर्टिकल्स, ठीक है। ये उनकी कलेक्शन है उनके जर्नलिज्म के पीरियड की, ठीक है, जिनमें उन्होंने पर्सनल और पॉलिटिकल आर्टिकल्स को कलेक्ट किया है, ठीक है। सो इस हमारे फर्स्ट पार्ट में आपको मिल रहे हैं 75 क्वेश्चंस इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। बाकी के क्वेश्चंस आपको सेकेंड पार्ट में मिलेंगे। तो अगेन आपको याद दिलाया जा रहा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप कोई भी वीडियो जो यूजफुल है आपके लिए वो मिस ना करें। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस question paper. Thank you everyone.